इस्लामी के अमीर मोहतरम हामिद मोहम्मद खान साहब, तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सदर मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा अली कादरी साहब, मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती सादिक नूरुद्दीन साहब, जनाब निसार हुसैन आबा साहब, मोहतरम मौलाना मोहम्मद हुसैन सैयद कादरी साहब, जनाब हसनैन पाशा साहब, मौलाना शब्बर पाशा कादरी साहब, मुकामी रुकन असेंबली जनाब हफीज खान साहब, शहर नशीन का तशरीफ फरमा, मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के CAA, NPR और NRC के जलसे में शिरकत की। मैं हमारे मंसूर बादशाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो और उनके तमाम साथियों ने मिलकर बड़ी मेहनत की आज के जलसे को इनेकाद में। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पे बैठ जाइए, आप पूरा बैठ जाइए, कोई नहीं खा रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसा मुश्तरका मजलिस अमल के तहत रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में CAA, NPR और NRC के खिलाफ एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत आंध्र प्रदेश में मुश्तरका मजलिस अमल की जानिब से ये पहला एहतजाजी जलसा रियासत आंध्र प्रदेश में, इसको यहाँ पर करनूल की सरजमीन पर मुनक़्क़द किया गया है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला रियासत आंध्र प्रदेश के और भी दूसरे मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह के जलसे मुनक़्क़द किए जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आवाम में जाकर इस कानून के खिलाफ न सिर्फ हम अपना एहतजाज दर्ज कराएं, बल्कि आवाम को ये बताएं कि ये कानून जो CAA का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो बनाया है, ये हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी आईन के खिलाफ है। भारत की पार्लियामेंट में भाई भाई के जनाब को
75 साल की पार्लियामेंट में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मजहब के नाम पर एक कानून को बनाया गया। कभी भी भारत की पार्लियामेंट में मजहब के नाम पर कोई कानून नहीं बनाया था। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुसलमान, हिंदू, ईसाई और के नाम पर इस तरह का कानून बनाया गया। कभी भी इस तरह का कानून भारत की पार्लियामेंट में नहीं बना था। ये काम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया। आप खुद अंदाजा लगाइए कि पार्लियामेंट में मजहब के नाम पर कोई कानून नहीं बना। एक ऐसा कानून बनाकर जिसमें मुसलमानों को उससे दूर रखा गया। ये कानून भाई अगर आप लोग खामोश नहीं बैठेंगे आपको बजा के बैठ जाने वाला मर्जी आप। खैरिए खामोश बैठिए, आराम से लोग बात को यही से ज्यादा आवाज आ रही है। देख के वो गिर जाएगा बोल। ये कानून मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा, मैं तकरीर खत्म करके चले जाऊंगा। मैं आपको आखिरी बार और सामने जितने लोग बैठे उनको बोल रहा हूँ। हमारे पार्लियामेंट में जो बनाया गया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के आईन में मसावात की बात कही गई, राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई। और इक्वालिटी ये कहता है कि किसी को भी मजहब के नाम पर किसी से भी नाइंसाफी ना हो। ये कानून मसावात की, राइट टू इक्वालिटी की मुखालिफत करता है। ये कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ की खिलाफ वर्जी करता है। ये हमारे चैप्टर 3 के का वायलेशन है और इसीलिए पूरे मुल्क में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आया हूं कि ये जो लड़ाई पूरे भारत में, पूरे मुल्क में, पूरे अमन के साथ और जमहूरियत के दायरे में रहकर जद्दोजहद की जा रही है, इस लड़ाई को, इस जद्दोजहद को हमको और आगे लेकर जाना है। कम से कम इस एहतजाज को हमको और 3 महीने तक बरकरार रखना है और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम इसको पुरअमन रखेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करिए, पुरअमन तरीके से करिए, क्योंकि ये जो एहतजाज हो रहा है, आज का ये जो जलसा एहतजाजी मुनक्कद किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है मेरे भाई कि हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क की
तहजीब को, तमद्दुन को, हमारे मुल्क की शनाख्त को, उसको ख़त्म कर दिया जाए। हमारे मुल्क की खुसूसियत ये है कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है। ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है, ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का मजहब नहीं है, ये मुल्क सिर्फ ईसाइयों का मजहब नहीं है, ये मुल्क सिर्फ सिखों का मजहब नहीं है, ये मुल्क सिर्फ पारसियों का मजहब नहीं है, बल्कि भारत इन तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है। और जो मजहब को नहीं भी मानता, भारत उसको भी मानता है। अगर आज ये लड़ाई में हम नाकाम हो जाएंगे तो याद रखिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और बीजेपी आरएसएस यही चाहती है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। याद रखिए, अगर इस मुल्क की पहचान एक मजहब से, एक आइडियोलॉजी से होगी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से इस मजहब की शनाख्त अगर हो जाएगी, तो फिर इस मजहब में, इस मुल्क में दीगर मज़ाहिब को मानने वाले दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाएगा। इसीलिए ये लड़ाई मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत की खूबसूरती को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के उन उसूलों को जिंदा रखने की लड़ाई है जिसकी बुनियाद पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आजाद किया। ये लड़ाई इसलिए आपको जारी रखना पड़ेगा। आज हमारे दरमियान में गांधी नहीं है, हमारे दरमियान में अंबेडकर नहीं है, हमारे दरमियान में मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं है, हमारे दरमियान में जौहर बरादरान नहीं है, हमारे दरमियान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, हमारे दरमियान में अल्लामा फजल खैराबादी नहीं है, हमारे दरमियान में वो हमारे बुजुर्ग नहीं है जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की थी और माल्टा की जेल में मसाइब और मुश्किलात में उनको मुब्तला किया गया। मेरे भाई, इन तमाम बुजुर्गों को अगर हमको जिंदा रखना है तो इस लड़ाई में हम तमाम को अपने आप को आगे बढ़कर इस जद्दोजहद में हमको हिस्सा लेना पड़ेगा। CAA के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाएगा वो सही मानों में गांधी को चाहने वाला होगा। जो CAA NPR NRC के खिलाफ होगा वो सही मानों में अंबेडकर को मानने वाला होगा। जो CAA NPR और NRC के खिलाफ जमहूरियत के दायरे में रहकर लड़ेगा वो सही मानों में रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वालों का जानशीन होगा। जो NPR और NRC के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मानों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानने वाला होगा। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मानों में एक मर्द मुजाहिद कहलाएगा। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठाएगा वो यकीनन हम उन हमारी माँ और बहनों को सलाम करते हैं जो रजिया सुल्तान की उस कुर्बानी को याद दिलाते हैं, वो उनकी कुर्बानियों को याद दिलाते हैं जिन्होंने गांधी के साथ, जिन्होंने हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के साथ हमारी ख़वातीन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। ये इस लड़ाई की अहमियत है। याद रखिए, अगर हम इस एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे तो तारीख कभी हमको माफ नहीं करेगी। ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है। अगर कल वो बच्चे हमसे सवाल ना कर बैठे कि बताओ 2020 में एक कानून बनाया गया था, अगर हमारे बुजुर्ग एहतजाज करते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। उन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने भारत को बचाएं, ऐसे फाशिस्ट ताकतों से बचाएं जो इस मुल्क की खूबसूरती को खत्म करना चाहती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA का कानून
नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये किसी से सिटीजनशिप नहीं छीनता, ये सिटीजनशिप देने वाला है। बीजेपी का हर लीडर ये कहता है कि CAA के तहत सिटीजनशिप दी जाती है और सिटीजनशिप नहीं ली जाती। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि CAA के तहत सिटीजनशिप दी भी जाती है और सिटीजनशिप उनसे ले भी जाती है। वो कैसे? आसाम में NRC हुआ, 19 लाख अवाम के नाम नहीं आए, 5.5 लाख के करीब मुसलमान के नाम है और बाकी हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनों के नाम है। बीजेपी ये कहती है कि आसाम में जो 5,30,000 हिंदू हैं जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ये खुद बीजेपी कह रही है। आसाम में CAA के तहत आसाम में 5.5 लाख बंगाली जबान बोलने वाले हिंदुओं को सिटीजनशिप मिलेगी और वो 5 लाख मुसलमान जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको नहीं दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का पहला झूठ कि मजहब के नाम पर आसाम में हिंदुओं को सिटीजनशिप दी जाएगी जिनके नाम NRC में नहीं आए और मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। दूसरी झूठ इनकी यह है कि मैं पुकार पुकार कर कह रहा था और आज भी आपके दरमियान में कह रहा हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा कि आसाम में डिटेंशन सेंटर्स में जितने गैर मुस्लिम हैं उनको छोड़ दिया जाए, जिनके पास ना कोई कागज है ना पासपोर्ट है, जो गैर मुस्लिम है उनको छोड़ दिया जाए। बताओ नरेंद्र मोदी, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हम मुसलमानों को मुसलमान नहीं बल्कि भारत का एक सिटीजन समझते हैं। कहां गई आपकी ये मोहब्बत जब आसाम में 5 लाख मुसलमानों को तुम सिटीजनशिप नहीं दोगे, 5.5 लाख हिंदुओं को दोगे? कहां गई तुम्हारी वो मुसलमानों की मोहब्बत कि जितने डिटेंशन सेंटर आसाम में है जो मुसलमान नहीं है उनको छोड़ दिया जा रहा है, जो मुसलमान है उनको जेल में रखा जाएगा, जिनके मुसलमानों के नाम आसाम के NRC में नहीं आए उनसे कहा जा रहा है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाकर अपना केस लो। मेरे भाई बताइए ये कितना बड़ा जुल्म है कि मजहब के नाम पर आसाम के मुसलमानों से इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। तीसरी बात, इनका झूठ नरेंद्र मोदी का साबित होता है कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में वजीर आजम ने खड़े होकर कहा कि अभी NRC नहीं आएगा, अभी NRC नहीं है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए मोदी की हुकूमत ने कहा कि टिल नाउ, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ टिल नाउ, यानी अब तक कोई NRC का नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज से 3-2.5 महीने 1.5 महीना पहले जब पार्लियामेंट के सेशन में CAA का कानून बन रहा था, मैंने अमित शाह से पूछा था, हमारे वजीर दाखिला से, कि क्या NRC आएगा नहीं आएगा। तो वजीर दाखिला अमित शाह ने खड़े होकर मेरा नाम लेकर कहा कि ओवैसी जी NRC आएगा। वजीर आजम बताइए, आप सच कह रहे हैं या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? टिल नाउ का मतलब क्या है? अब तक मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं वजीर आजम एक ऐलान कर देते? कल पार्लियामेंट है, परसों भी पार्लियामेंट है,
ऐलान कर दीजिए कि 2024 तक जब तक मैं वजीर आजम रहूंगा भारत में एनआरसी नहीं होगा, मगर नहीं ऐलान करेंगे। अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है कि टिल नाउ, अब तक, कल हो सकता है और होगा कल एनआरसी। ये बीजेपी का तीसरा झूठ। और एनपीआर क्या है? एनपीआर ये है कि करनूल में आपके घर पर एक गवर्नमेंट का मुलाजिम आएगा, नाम पूछेगा, अब्बा का नाम, अम्मी का नाम, फिर पूछेगा कहां पर पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ बताओ। उसके बाद पूछेगा पासपोर्ट है, पूछेगा ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है तो दिखाओ, क्या मतलब है तो दिखाओ। और फिर उसके बाद वो चला जाएगा। एनपीआर के फॉर्म में ये तमाम चीजें लिखी गई। अब आप एक बात याद रख लो, आप जो रूल्स बनाए गए थे 2003 में, कानून सिटीजनशिप का बनता है, पहले कानून बनता, उसके बाद रूल्स बनते, पहले कानून का इतलाक होता। मगर यह हुकूमत ने, बीजेपी की वाजपेयी हुकूमत ने क्या किया, 2003 में रूल्स बने और कहा कि कानून का इंप्लीमेंटेशन 2004 में होगा, मगर रूल्स पहले इंप्लीमेंट होंगे। कभी आपने सुना यह बात कि कानून के इंप्लीमेंटेशन से पहले रूल्स का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? यह बीजेपी की साजिश। और यह बोलते कागज आपके पास आएगा और नाम पूछकर चला जाएगा। झूठ कह रहे हैं, इनकी चौथी झूठ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर इन्यूमरेटर्स मैन्यूल में लिखा गया कि जो गवर्नमेंट का मुलाजिम करनूल में आपके घर को आएगा, वो पूछेगा बताओ, उसके बाद लिस्ट लेकर चला जाएगा। और याद रखिए, मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है। एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं। एनपीआर होगा, एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, एनआरसी होगा। जब वो ऑफिसर आपका नाम लिखकर चला जाएगा, उसके बाद वो ऑफिसर, एक सेक्शन ऑफिसर ऑफिस में बैठकर लिखेगा कि मंसूर बादशाह डाउटफुल सिटीजन है। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई डाउटफुल सिटीजन लिखता है, उसका पैरामीटर क्या है? क्या बता? कुछ नहीं। अगर उन्होंने अपनी अम्मा से लड़के आए, अपनी जोरू से लड़के आए, उनका गुस्सा मंसूर बादशाह पे निकालेंगे, लिख देंगे डाउटफुल सिटीजन। और उसके बाद इनको बताना पड़ेगा कि तुम भारत के शहरी हो या नहीं हो। आप बताइए कि हम यहां पर करनूल में हजरत लौवाली क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, 400 साल से दरगाह है। अगर 400 साल के बाद कोई आकर उस दरगाह शरीफ के सज्जादे साहब से पूछेगा कि हजरत क़िबला जरा बताइए आपके पास प्रूफ क्या है, मेरे भाई यही होने वाला है। कोई भी करनूल के बल्दिया में एक लोकल रजिस्टर बनाई जाएगी। लोकल रजिस्टर को जब पब्लिक के लिए दिखाया जाएगा तो उसमें कोई भी जाकर किसी के नाम का ऑब्जेक्शन डाल सकता है, और ऑब्जेक्शन डालने वाले को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और जिसके नाम पर ऑब्जेक्शन आएगा उसको बताना पड़ेगा कि मैं इस मुल्क का शहरी हूं या सिटीजनशिप हो या नहीं। ये एनपीआर और एनआरसी है। झूठ बोलती है यह सरकार कि एनपीआर एनआरसी अलग है। नहीं है, एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं।
इसीलिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 3,900 करोड़ रुपए एनपीआर के लिए दिए हैं। ये मजाक नहीं है। मैं जो कुछ आपके सामने कह रहा हूं तमाम क़वानीन को पढ़कर कह रहा हूं। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं। मैं आने वाले खतरात से आपको वाकिफ करा रहा हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम की बातों पर हमको भरोसा नहीं है। वजीर आजम पार्लियामेंट में कह दिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के शहरी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के शहरी नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। और वजीर आजम ने यह भी कह दिया कि मुझे फ्रंटियर गांधी के पैर छूने का भी मौका मिला। वजीर आजम उसकी कोई फोटो है तो दिखाइए ना। आप फ्रंटियर गांधी के अगर पैर छुए तो जरा फोटो तो दिखा दो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मैं ये कहता हूं तो जो मीडिया के लोग नरेंद्र मोदी को दिल से ज्यादा अपने माँ बाप से ज्यादा चाहते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होगी कि देखो वैसी नरेंद्र मोदी से कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी के अगर पैर छुए तो उसकी फोटो दिखाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 400 साल के बाद तुम करनूल में आकर मुझसे पूछोगे कागज दिखाओ। तुम 400 साल के बाद तुम यहां पर आकर मुझसे पूछेंगे बताओ भारत की शहरियत साबित करो। जब नरेंद्र मोदी के पास खान अब्दुल गफ्फार खान के पैर छूने की फोटो नहीं बता सकते तो किस बुनियाद पर करनूल की आवाम से तुम आकर पूछोगे कि कागज दिखाओ। हम नहीं दिखाएंगे कागज, हम नहीं दिखाएंगे कागज, हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे। आप आकर हमसे पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एनपीआर और एनआरसी है। वजीर आजम तो बड़ी बड़ी बातें किए कि मैं मुसलमानों को मुसलमान नहीं एक भारत का शहरी देखता हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम जब अखलाक को मारा गया कहां गए वो भारत के शहरी की मोहब्बत। जब पीलू खान को मारा गया कहां गई वो भारत की मोहब्बत। जब हाफिज जुनैद को ट्रेन में चाकों से मारा गया कहां गई वो मोहब्बत। अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया, सरे बाजार उसकी वीडियो निकाली गई और मारने वालों को जब कोर्ट ने सजा दी और सजा के बाद हाई कोर्ट से बेल हुई तो नरेंद्र मोदी के एक साबिका वजीर जनाब जयंत सिन्हा ने उन कातिलों के गलों में फूल का हार डाला। कहां गई मोहब्बत। क्या तुमको मालूम कि राजस्थान में रकबर को कैसे मारा गया। मारने वाले ने रकबर को उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वीडियोग्राफी करके मारा गया। उसके बाद रकबर के जिस्म पर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया। वजीर आजम कहां गई मोहब्बत। जब रकबर को मारने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो यही संघ परिवार के लोगों ने मुकामी कोर्ट तक जुलूस निकाला और कोर्ट के दीवारों पर खड़े होकर अपना भगवा झंडा लहराया। कहां गई मोहब्बत। हिंदुस्तान के वजीर आजम जब झारखंड में तबरेज अंसारी को रात भर पीटा जा रहा था और उससे कहा जा रहा था कि मुशरिकाना कलमात अपनी ज़बान से अदा करो, कहां गई मोहब्बत। वो तबरेज अंसारी की बेवा से हमारी बेटी जो बेवा हुई, मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ रांची में, उसके शौहर को रात भर पीटा गया और जेल में जब भिजा दिया गया बगैर इलाज के
तो मालूम हुआ कि तबरेज के सर में 2 फ्रैक्चर आ चुके थे। वो हमारी बेटी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा, वो बेवा हो गई। वजीर आजम को उसकी मोहब्बत जब याद नहीं आई। दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, और दिल्ली के इलेक्शन में मरकजी वजीर जनाब अनुराग ठाकुर अपनी तकरीर में कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। नहीं मेरे भाई, मैं तुमको नारा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक कैबिनेट का वजीर है मोदी के, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं इंडियन देखता हूं। आपके कैबिनेट का वजीर कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मेरे भाई, जब एक मिनिस्टर ये कह रहा है, उसके बाद क्या हुआ? जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में एक टेररिस्ट जाता है, उसके हाथ में रिवॉल्वर है और रिवॉल्वर लहराता है, फेसबुक पर लाइव करता है और जामे मिलिया इस्लामिया के बच्चों से कहता है कि मैं तुमको आजादी दूंगा, और गोली चलाता है। एक मुसलमान लड़के के हाथ पर गोली लगती है और ये कहता है कि इस देश में रहना है तो फुला नारा मारना पड़ेगा। उसके हाथ में रिवॉल्वर है, पीछे पुलिस खड़ी हुई है, दिल्ली की पुलिस, हाथ पे हाथ रखकर देख रहे हैं तमाशा। और जब पुलिस के करीब आ जाता है तो उस टेररिस्ट को अंदाजा होता है कि मैं अपने ससुरे के करीब पहुंच चुका हूं, कुछ नहीं होगा। अगर उस शख्स के सर के ऊपर टोपी होती, अगर उसके सर पर टोपी होती तो खुदा की कसम दिल्ली की पुलिस 1 नहीं 20 गोलियां उसके जिस्म में मार देती। अगर उसके चेहरे पर दाढ़ी होती तो गोलियां मार दी जाती। अगर उसके जिस्म पर शलवार कमीज होता, कुर्ता पैजामा होता, तो महज शुबे के नाम पर गोली चला दी जाती। मगर यहां पर गोली नहीं चलाई गई, बल्कि गोली मारो सालों को उसके पैगाम पर अमल करने के लिए गोली चलाता है। नरेंद्र मोदी, आप वजीर आजम हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, कहां गई आपकी मोहब्बत जब दिल्ली के शाहीन बाग पर गोलियां चलाई जाती हैं और गोली चलाने वाला कहता है ये देश हिंदुओं का है। बताओ आप, एक मिनिस्टर के बयान के बाद 1 नहीं 3 वाकयात हो जाते हैं और वजीर आजम में इतनी भी अखलाकी हिम्मत नहीं है कि अपने वजीर को वो कैबिनेट से निकाल देते हैं, वो भी नहीं निकालते। इनका यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आता है, योगी आया और आकर दिल्ली में कहा कि गोली की जबान तुमको से समझाएंगे। एक रियासत का, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है और वो अपनी जबान से गोली कहता है। बताओ वजीर आजम, ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत है, ये आपके भारत के मुसलमानों से मोहब्बत है कि आपका चीफ मिनिस्टर यूपी का कहता है कि गोली की जबान समझ में आएगी? नरेंद्र मोदी ये भी भूल गए कि उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर को CAA NPR के खिलाफ एहतजाज हुआ, उसमें तशद्दुद हुआ, हम तमाम ने उसकी मजम्मत की और उसके बाद योगी ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। बदले की बात अपनी जबान से चीफ मिनिस्टर किया और 24 घंटे के अंदर 24 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया।
24 Muslims were killed by Uttar Pradesh police barbarism. और उन 24 में सिर्फ 3 लोगों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली, किसी को अब तक नहीं मिली। उन 24 मरने वालों में एक हमारा नौजवान बच्चा भी था जो IAS की तैयारी कर रहा था। उसकी मां हर मीडिया का शख्स जो घर को आता है उसको बुलाकर बोलती है कि मेरा बेटा फजर की नमाज पढ़ने के बाद पढ़ता था जोहर की नमाज, फिर जोहर की नमाज के बाद पढ़ता था असर तक, फिर असर की नमाज के बाद मगरिब तक पढ़ता था, फिर मगरिब की नमाज के बाद इशा तक मेरा बच्चा पढ़ता था, क्योंकि उसका ख्वाब था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनकर भारत की आवाम की खिदमत करूंगा। वो बच्चे को यूपी की पुलिस ने बिजनौर से गिरफ्तार किया और दूसरे दिन उसकी लाश उसके घर को आती है, पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि मैं मुसलमानों को मुसलमान नहीं इंडियन तस्वुर करता हूं। एक और बच्चा हमारा अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लाने के लिए निकलता है तो उसके बाएं आंख में गोली लगती है, वो खत्म हो जाता है। एक मासूम 8 साल का बच्चा वाराणसी में पुलिस मुसलमानों के एहतजाज पर लाठीचार्ज गैर जरूरी के करती है, लोग दौड़ते हुए भागते हैं पुलिस की लाठियों से बचने के लिए, वो बच्चा भगदड़ में किसी के पैरों के नीचे आकर मर जाता है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर है, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यूपी को लेकर गई और उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तमाम बातें कही गई, मैं नहीं कह रहा हूं। उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब ने कहा कि 14 साल का मुसलमान बच्चा, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जस्टिस शाह के सामने आकर कहा कि ये मेरा शर्ट है, देखो इस शर्ट के ऊपर खून है। जब उस बच्चे से पूछा गया खून कैसा बच्चे, तो उसने कहा कि यूपी की पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके जब पुलिस स्टेशन लेकर गए तो गरम गरम लोहा मेरी पीठ पर लगाया गया था, उससे खून निकला मेरे पीठ से। वो शर्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया। वजीर आजम आप कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं, मैं इंडियन तस्वुर करता हूं। एक शिया आलिम दीन का मदरसा, उसके अंदर पुलिस घुस जाती है, उस शिया आलिम दीन को अरेस्ट करके लेकर जाती है। 3 दिन के बाद जब पुलिस उनको छोड़ती है तो 3 लोग उनको उठा कर लेकर आते हैं पुलिस स्टेशन से। मालूम हुआ कि हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी थी, उतना बुरा उनको मारा गया। यह आपके भारत के मुसलमानों से मोहब्बत है। इसीलिए मैं करनूल की आवाम से गुजारिश करने आया हूं, जब हमारे बच्चों ने कुर्बानी दे चुकी, जब हमारी माओं ने अपनी कोख को उजाड़ दिया, जब हमारी बहनें बेवा हो चुकी, जब हमारी औलाद यतीम हो चुकी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते मेरे भाई। अगर बीजेपी की हुकूमत और लोगों को गोली मारना चाहती है तो मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, तुम अगर ये समझते हो कि हम गद्दार हैं तो मारो गोली हमको। अगर आप ये समझते हैं कि हम गद्दार हैं, कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस को खत्म कर दो, IPC को खत्म कर दो। तुमको अगर गोली मारना है ना तो बताओ किस मुकाम पर भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को आना पड़ेगा। अगर आप गोली मारना चाहते हैं मारिए, खुशी से मारिए, मगर हम ये वतन छोड़कर नहीं जाएंगे।
अब दूसरी हिजरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम जिंदा रहेंगे तो भारत में रहेंगे, मरेंगे भी तो भारत में मरेंगे। और अगर मरना अल्लाह ने लिख चुका है कि मेरी मौत एक संघी के गोली से होनी है, तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। मगर जब तक जिंदा रहेंगे मोदी, अमित शाह तुमसे जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क के लिए लड़ेंगे, भारत के संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। हम मुकाबला करेंगे इसलिए कि हम हमारे बुजुर्गों की रूहों को शर्मिंदा होने नहीं देंगे, हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे। सुनो बीजेपी के लोगों जो हमको गोली मारना चाहते हैं, हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। हम वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। हम वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के पास अपने सर को नहीं झुकाया। हम वो हैं कि काला पानी की सजा दी गई तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा कि मैं अंग्रेजों को माफी का खत नहीं लिखूंगा, मैं फांसी के पंदे को चूम लूंगा, अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। अरे हम वो हैं। और तुम जानना चाहते हो हम किसके गुलाम हैं? हम हुकूमत के गुलाम नहीं हैं। हम वजीर आजम, वजीर दाखिला के उन चमचों की गुलामी नहीं करते। हम कौन हैं? हम किसके गुलाम हैं? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम। हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। करबला की सरजमीन पर शहीद होने वालों के हम गुलाम हैं। हम सैयदा ज़ैनब के गुलाम हैं। हम अली असगर, अली अकबर के गुलाम हैं। हम उहद, बदर और मुवत्ता में शहीद होने वालों के हम गुलाम हैं। और जब हम इनकी गुलामी का तोग डालकर मैदान में आ चुके हैं, मारो गोली। कितने गोलियां चलाओगे? चलाओ, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी और हम तुमको कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। अगर तुम ये समझ रहे हो कि गोली मारने से भारत के मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जिसका कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ मेरा भारत है। अगर तुम मुझसे मेरे वतन को छीनना चाह रहे हो तो मैं जमहूरी तरीके से आपसे मुकाबला करूंगा। और अगर लड़ते लड़ते मेरी जान चली जाएगी तो कम से कम 100 साल के बाद मौर्ख और हिस्टोरियन तो ये नहीं लिखेगा कि भारत के मुसलमानों ने बुज़दिली के मज़ाहरे किए थे। खुदा की कसम वज़ीर आज़म, अब हम बुज़दिली के मज़ाहरे नहीं करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत ने मुसलमानों के दिलों से मौत का खौफ आज से आजाद कर दिया। बहुत अच्छा किया। अब हमको मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि हमको यकीन है कि आपकी सरकार, आपकी तंजीमें वही करना चाहते हैं जो अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को मारो गोली। कितनी गोलियां मारोगे आप? और याद रखो, अगर मुसलमान किसी जालिम की गोली से शहीद होता है, अगर मुसलमान किसी टेररिस्ट की गोली से शहीद होता है, वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, उसको मुर्दा नहीं कहा जा सकता, उसको मुर्दा नहीं कहा जा सकता, उसको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। जो 24 उत्तर प्रदेश में मरे हैं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, याद रखो।
वो तमाम के तमाम जिंदा हैं, अल्लाह उनको ग़िज़ा पहुंचाता है। वो जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जिस जालिम ने उनको गोली मारी वो मुर्दा है, उसका दिल मुर्दा है, वो बर्बाद होगा इंशाअल्लाह। आप हमको डरा रहे हैं, गोली मारेंगे नहीं, क्या क्या कर सकते आप करो ना, क्या क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली, इसी में हमारा कागज छुपा है। मार, दिल पे गोली मार, क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है जो तुझे अब तक समझ में नहीं आई। मार गोली, जिस जगह मारना है मार। मगर अब हम तुमको कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कागज नहीं दिखाएंगे। हमारा नाम काफी है, हमारी भारत से मोहब्बत का, हमारे बुजुर्गों के आस्ताने काफी है हमारी भारत से मोहब्बत के फसानों का बयान करने के लिए। हमारे कब्रिस्तान काफी है जिसमें हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर सो रहे हैं भारत से मोहब्बत का सर्टिफिकेट देने के लिए। अब हमसे पूछेंगे एनपीआर, एनआरसी, कल दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो दिल्ली के इलेक्शन का एक वीडियो दिखाया गया कि मुस्लिम खवातीन लाइन में खड़ी हुई है, अपने हाथ में उनके वोटर आईडी कार्ड है। तो बीजेपी के लोगों ने कहा देखो तुमने कागज दिखा दिया। नरेंद्र मोदी, हमने कागज इसलिए दिखाया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोट डालते वक्त हमसे कहा था, मगर जब भारत की सिटीजनशिप का मामला आएगा हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं करनूल की सरजमीन से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब जगन मोहन रेड्डी से भी गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी हुकूमत, हमारा भी उसमें हक है ना, हमारा हक है ना, हमारा हक है ना, हमारा हक। जब हमारा हक आपकी हुकूमत पर है तो हम जगन मोहन रेड्डी को वाईएस राजशेखर रेड्डी का नाम बोलकर कह रहा हूं कि जगन मोहन रेड्डी, आपकी सरकार को आंध्र प्रदेश में एनपीआर और एनआरसी के ऊपर स्टे लगाना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है कि आंध्र प्रदेश में एनपीआर एनआरसी पर स्टे लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो हाथ उठाकर बोलिए लगना चाहिए। जरा मीडिया वालों दिखाओ जगन मोहन रेड्डी को ये नजारा। हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, अरे माइक्रो में खत्म नहीं हुआ, अभी चंद्रडू पे बोलना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बैठो पूरे बैठो। एक अहम बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, एनपीआर पर स्टेट गवर्नमेंट स्टे लगा सकती है। हम यही बात तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी कह रहे हैं कि एनपीआर पर स्टे लगना चाहिए। हमको संसद से कोई शिकायत नहीं है,
सेंसस 1948 एक्ट के तहत होता है और सेंसस से हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर एनपीआर से शिकायत है, क्योंकि एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। और आपको एक अहम बात बता रहा हूं, आज से 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक मजमून छपा जिसमें लिखने वाले ने लिखा कि अगर भारत में एनआरसी होगा तो कम से कम भारत में अगर एनआरसी होगा तो कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। कितने? 8 करोड़, यानी पूरे आंध्र प्रदेश तेलंगाना को मिला दिए, उतने लोगों के कम से कम नाम नहीं आएंगे। आप बताइए क्या करने जा रहे हैं भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, क्या करने जा रहे हैं? एनआरसी का खर्चा 65,000 करोड़ रुपया होगा। स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट को स्पेशल स्टेटस बीजेपी नहीं देना चाहती, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं देना चाहती, आंध्र प्रदेश से जो वादे किए गए उसको पूरा करना नहीं चाहती, आंध्र प्रदेश के डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स में पूरे स्टेट्स में 1% टैक्स कम कर दिया गया, उसके लिए पैसे नहीं है, आंध्र प्रदेश के लिए पैसे नहीं है, मगर एनआरसी के लिए पैसे मोदी के पास है। बताओ आप क्यों एनआरसी करना चाहते हैं, क्यों एनपीआर करना चाहते हैं, क्यों सीएए का कानून बनाए और बोलते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो हमारे हिंदू भाई वहां से आते हैं उनको सिटीजनशिप देना है, तो आप हमको इतराज नहीं है। मुझे गम इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान नहीं आएगा, मुझे गम इस बात का है कि मैं मुसलमान हूं, इसीलिए आपने मुझे उस कानून से दूर रख दिया। ये मुल्क सबका है नरेंद्र मोदी, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का या हिंदुओं का नहीं, ये मुल्क सबका है। और बीजेपी की हुकूमत इस कानून के जरिए दिलों को तोड़ना चाहती है, हम मिलाने की बात कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाहीन बाग के ताल्लुक से कहती है कि शाहीन बाग, भाई साहब सुन जाइए, हेलो पुलिस वाले ठहर जाओ। बीजेपी शाहीन बाग के ताल्लुक से कहती है कि शाहीन बाग एक साजिश है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या आपने नहीं कहा था, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं भारत के मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं? क्या आपने नहीं कहा था कि मैं भारत के मुस्लिम महिलाओं का हमदर्द हूं? आज वही बहनें नरेंद्र मोदी आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। तो शाहीन बाग के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि जो हमारी मां और बहनें पिछले 50-55 दिन से 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई है, उनके ताल्लुक से बीजेपी ने कहा कि 500 रुपये देकर इन औरतों को लाया गया है। नहीं वजीर आजम, हमारी माँ और बहनें 500 रुपये तो छोड़ो, अगर 500 करोड़ भी कोई देगा तो उसको कबूल नहीं करेगा। और कहा गया कि शाहीन बाग में एक हमारी बहन जिसने अपने एक मासूम बच्चे को खो दिया, वो रोज शौहर और बीवी एक मासूम बच्चे को शाहीन बाग को लाते थे, तो बच्चे की मौत हो गई। तो हमारी बेटी, हमारी बहन ने कहा कि मैं अपने बेटे की
की मौत के बावजूद भी शाहीन बाग में आके बैठी हूं। उस बच्चे के बाप ने कहा कि मैंने अपनी औलाद को खोया, इससे बड़ा गम कोई और नहीं हो सकता। मैं आऊंगा शाहीन बाग में एहतजाज करूंगा, इसलिए कि मुझे जो बच्चे जिंदा हैं उनके मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। तो बीजेपी के लोग बोल दिए कि नहीं बच्चों को ला रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम जब गांधी चलते थे, सॉल्ट मार्च के लिए महात्मा गांधी चलते थे, तो लोगों ने तस्वीर डाली कि गांधी चल रहे हैं और गांधी की लकड़ी को एक छोटा सा बच्चा खींच कर चल रहा है। वो गांधी का पोतरा था, वो गांधी का पोतरा था। तो वजीर आजम जब गांधी ने अपने पोतरे को अंग्रेजों की लड़ाई में लेकर आया, तो हम अपने पोतरों को लाएंगे, बेटों को लाएंगे, बेटियों को लाएंगे। और अगर आप चाहे तो गोली मारो गोली, कितने मार सकते मारो। हम भी देखना चाह रहे कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म तो जरूर कर सकती है, मगर तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी अददी ताकत हमारे हौसलों को खत्म नहीं कर सकती, हमारे दिलों में बुज़दिली नहीं पैदा कर सकती। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको लड़ना है। मैं दोबारा एक और अहम बात, एक और अहम बात, 4% रिजर्वेशन का केस, 4% रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। मैंने जगन मोहन रेड्डी से बात की, विजय साई रेड्डी साहब से बात की और उनसे कहा कि 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिल रहा है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, आपकी हुकूमत पर जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन वकीलों की टीम को रखा जाए। मैं विजय साई रेड्डी का उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के जो सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील हैं वो मुझसे मिले। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि 4% रिजर्वेशन से मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है उनको फायदा मिल रहा है। बच्चे हमारे डॉक्टर, बच्चियां इंजीनियर बन रही हैं, पुलिस में आ रही है, रेवेन्यू में आ रही है, और हम वाईएसआर के बेटे जगन मोहन रेड्डी से दोबारा ये बात मुतालबा करते हैं कि आपकी हुकूमत को 4% रिजर्वेशन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वकीलों की टीम को तैयार करिए। विजय साई रेड्डी मुझसे मुलाकात की और वकील भी मिले, मगर हम गवर्नमेंट को बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों की तरक्की के लिए 4% रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो वजीर आजम ने पार्लियामेंट में कहा कि राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में हम भारत की आवाम को सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे में ये कहा कि खुदाई के दौरान ये बात साबित नहीं हुई कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस दिन मूर्तियों को रखा गया मस्जिद के अंदर मिंबर नबवी के ऊपर मूर्तियों को रखा गया,
जिस दिन मस्जिद को शहीद किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो क्रिमिनल एक्ट था, नेशनल शेम था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग उस जमाने में ट्रेवलर्स थे उनकी किताबों को अहमियत दी, मगर हम देश को बताना चाह रहे हैं कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी उस मस्जिद के तीनों जानिब खबरा भी है, उस मस्जिद के तीनों जानिब खबर है। अब के खबरा नहीं है, ग्रेव्स है, 300-400 साल पुराने खबरें हैं। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं उन खबरों का क्या करेंगे आप? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मगर हमारा मानना यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं हैं। कोर्ट का फैसला है, मानते हैं, मगर उन खबरों का क्या करेंगे? मस्जिद जिस जगह पर थी उसके तीनों जानिब खबरें हैं, क्या आप खबरों पर तामीर करेंगे? और जो लोग हम पर तंज कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी वो सुबह क़यामत तक मस्जिद की जगह ही रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं यहां पर नौजवानों को एक बात बता रहा हूं, मैं तुमको एक बात बता रहा हूं कि तुम अपना भाई समझकर तुम अपनी औलादों को बताना कि बाबरी मस्जिद 400 साल तक मस्जिद थी जिसमें हमने हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, और 6 दिसंबर को उसको सुप्रीम कोर्ट को तयख्खुन देने के बाद भी अडवाणी की क़यादत में बीजेपी आरएसएस संघ परिवार के लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या आप अपने बच्चों को सिखाएंगे ये बात? सिखाना अपनी औलाद को कि बेटा बेटी यहां पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट के तयख्खुन देने के बाद भी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और एक बात हम अपने दलित भाइयों से कहना चाहूंगा, मेरे भारत के दलित भाइयों से कहना चाहूंगा, मेरे शेड्यूल कास्ट भाइयों, मेरी शेड्यूल कास्ट बहनों, अगर तुम अंबेडकर से मोहब्बत करते हो तो याद रखो ये वक्त है अंबेडकर से मोहब्बत दिखाना का, बाबा साहिब से मोहब्बत दिखाने का। और क्या है वो टाइम? क्यों उत्तराखंड की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। बताओ मेरे शेड्यूल कास्ट भाई और बहनों, क्या तुम इस बात को मानोगे? भारत का संविधान की आर्टिकल 14 ये कहता है कि रिजर्वेशन इस चीज को मिलना चाहिए, और उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन आर नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो क्या होगा आपका? जागो मेरे दलित भाई और बहनों, पैराग्राफ 21 पढ़ो जजमेंट का, जिसमें लिखा गया कि अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस आर नॉट अ फंडामेंटल राइट। मेरे दलित भाई और बहनों को पैगाम देना चाहूंगा और आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आपको एहतजाज पुरअमन रखना है। इस लंबी लड़ाई है, ये T20 का मैच नहीं है, ये वनडे का मैच नहीं है, ये 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं है। मेरे भाई ये लंबी लड़ाई रहेगी, हिम्मत से काम करना पड़ेगा, सबर को मजबूत करना पड़ेगा, इखलास को पैदा करना पड़ेगा, हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा। डर को अपने करीब आने मत दो, खौफ को अपने करीब आने मत दो। खौफ अगर आता है दिलो दिमाग में तो अपने नफ्स से कहो कि अल्लाह से खौफ करना है, अल्लाह से डरना है।
और अगर कोई कहेगा कि हुकूमत से मोहब्बत करो तो उससे कहना कि नहीं, हुकूमत तो सिर्फ रहमतुल आलमीन से हो सकती है, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों से मोहब्बत नहीं की जा सकती। तो नाइंसाफी कर रहे हैं। और यकीनन मुझे खुशी भी इस बात की है कि अल्लाह ने हम तमाम को जिंदा रखा कि जब तारीख लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला लिखेगा कि सन 2019 और 20 में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वक्त के यजीद और नमरूद और वक्त के अबू जहल और अबू लहब के जानशीनों के खिलाफ हक के लिए लड़ा। जो कहेगा कि हाँ, एक वक्त का हुक्मरान अपने आप को यजीद समझ बैठा था, तो हुसैनियत का परचम लेकर निकलने वालों का नाम आज उसमें नाम हमारा होगा। इस तिरंगे को बुलंद रखना है मेरे भाई, ये तिरंगा हमारा है, इस तिरंगे को बुलंद रखना है। हमने हैदराबाद में तिरंगा रैली निकाली तो बीजेपी आरएसएस वालों को बड़ी तकलीफ हुई। हमने कहा तिरंगा भी हमारा है, डंडा भी हमारा, भारत भी हमारा है, हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। ये भारत सबका है और हम टीडीपी से कह रहे हैं, देख लिए क्या तुम्हारा अंजाम हुआ, अब और बुरा होने वाला है, और बुरा होने वाला है। मगर मेरे भाई हिम्मत को बुलंद रखिए और वाईएसआर गवर्नमेंट को साफ तौर से कह दीजिए कि आपकी हुकूमत में हमारा हक है। एनपीआर पर स्टे लगाइए, एनआरसी रुक जाएगा जिस तरह केरला की हुकूमत ने किया था। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। मैं जनाब जाफर पाशा साहब को दावत खिताब देता हूं कि वो आए। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे भी बताया गया कि आप तशरीफ लाए हैं। जाफर पाशा साहब आपको खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सेल्फी